Hello my dear students. So let's begin with our next topic, and our next topic is deep angle. Sometimes it is also known as an inclination. That's why this deep angle is denoted by I in our textbook. Whereas previously जो हमने मैग्नेटिक डेक्लिनेशन देखा था वो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कैपिटल डी से डिनोट करते थे. ये जो डीप एंगल है जिसको इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं विच इज डिनोटेड बाय आई. ठीक है. सो व्हाट इज द डीप एंगल? सी द डायग्राम ऑफ योर टेक्स्ट बुक फिगर नंबर 5.10 केयरफुली. I am drawing it here. Let's say this is the earth and you are here somewhere at the point P. ठीक है. चलो अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द B विच इज नोन एज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. अब अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है एक्चुअली वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक है BV और एक है BH. दैट मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. हमारी बुक में ये नोटेशन कुछ अलग है. सो अपनी बुक के हिसाब से अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा HE और वर्टिकल हो जाएगा ZE. ZE प्लस HE. तो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. सो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसमें दो पार्ट है. एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है जो वर्टिकल है, जो अर्थ के सेंटर में जाता है, टुवर्ड्स द सेंटर. ये हो गया ZE. ठीक है. ये है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट. और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जैक्टली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है. तो ये हो गया हमारा HE. ठीक है. अगर आप यहां पे खड़े हो ये पॉइंट पे तो HE यहां पे होगा और ZE अंदर होगा ऐसे. ठीक है. तो हर पॉइंट पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं, ZE एंड HE, वेयर HE इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड ZE इज द वर्टिकल कंपोनेंट. ठीक है. सो स्टैंडर्ड 11 में हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर है वेक्टर A, यहां पे दूसरा होता है वेक्टर B. तो अगर ये दोनों वेक्टर्स ऐसे हैं तो इन दोनों का एडिशन करने से एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा यहाँ पे R, और ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा A प्लस B के जितना. एग्जैक्टली लाइक दैट, ये जैसे कि वेक्टर A और वेक्टर B है ना, वैसे ये वेक्टर ZE है, ये वेक्टर HE है, और इन दोनों के बीच में मिलेगा तुमको अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड BE, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. ठीक है. तो अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन I. क्या बोलता है? इंक्लाइनेशन I. सो इंक्लाइनेशन और डीप एंगल is the angle between horizontal component and total magnetic field of the earth. इन दोनों के बीच का एंगल. ठीक है. चलो यहां पे इसी डायग्राम को थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं. सपोज दिस इज अवर पॉइंट P. सेम पॉइंट आई एम ड्रॉइंग ओवर हियर. ये जो P पॉइंट था वैसा ही पॉइंट मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं. सो लाइक दैट कि किसी भी P पॉइंट पे क्या होगा, पहले मिलेगा हमें एक हमारा वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, जो कहां जाएगा? टुवर्ड्स द सेंटर. लेट्स अज्यूम कि
ये ऐसे जा रहा है ZE, ठीक है। और यहां पे एक और कंपोनेंट होता है वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। मान लो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये HE, ठीक है। तो ZE और HE के बीच में नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमारा BE। अब हमने अभी ये तो देखा कि BE और HE के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलेंगे I। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में जो एंगल बना वो क्या है, I, ठीक है। सो एक चीज याद रखो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड हमारे अर्थ का जो ट्रू नॉर्थ है, क्या बोलते हैं, ट्रू नॉर्थ, इन दोनों के बीच में भी एक एंगल बनता है, वो एंगल है D, ठीक है। और ये हो गया हमारा डेक्लिनेशन। तो भाई डेक्लिनेशन तो हमने प्रीवियस थ्योरी में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें तो हमने डेक्लिनेशन के कुछ अलग ही लॉजिक दिया था। हमने तो उसमें क्या बोला था कि भाई हमारा ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डेक्लिनेशन। तो ये डेक्लिनेशन और ये डेक्लिनेशन सेम है। डेक्लिनेशन के दो मीनिंग हुए, ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल भी होता है, ट्रू नॉर्थ और वर्टिकल कंपोनेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का भी एंगल यही होता है। दैट मीन्स ये मैग्नेटिक नॉर्थ यहां होता है, ठीक है। और यहां पे जो सर्कल पास होता है, ये सर्कल को हमने बोला था मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोला था इसको, मैग्नेटिक मेरिडियन। सो ये जो डायग्राम पूरा है, दिस डायग्राम इज ड्रॉन फॉर द मैग्नेटिक मेरिडियन। सो यही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हमारा अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। तो HE बोलो या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ बोलो, सब एक ही हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच का एंगल डेक्लिनेशन, सेम हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ट्रू नॉर्थ के बीच का भी एंगल डेक्लिनेशन ही होता है। ये ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो इसको याद रख लेना, ठीक है। चलो, तो अब हम इसी फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से देखते हैं। देखो, अब यहां पे हमारा BE जो है वो यहां पे एंगल बना रहा है, तो BE का ये वेक्टर पे कंपोनेंट क्या बन जाएगा, BE cos I, ठीक है। तो HE एग्जैक्टली क्या है, BE cos I है। क्या है, BE cos I। तो यहां पे हम फॉर्मूला बनाएंगे कि भी HE इज BE cos I, ठीक है। और वही BE का यहां पे कंपोनेंट बनेगा BE sin I। क्या बनेगा, BE sin I। तो BE sin I कहां पे आया, ZE पे। सो ZE इज इक्वल टू BE sin I। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ZE इज इक्वल टू BE sin I, इक्वेशन 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट। सो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 करो, ZE बाय HE इज इक्वल टू BE sin I बाय BE cos I। BE कैंसिल, sin I बाय cos I क्या हो जाएगा, tan I। तो ZE बाय HE इज इक्वल टू tan I, मोस्ट टाइम पे फॉर्मूला। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों के तीन फॉर्मूला जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। सो अब इसी जो ये जो फॉर्मूला है 1, 2 और 3, इसी के बेस पे हम अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, विच इज एग्जाम्पल नंबर 5.9। एग्जाम्पल 5.9, पे अटेंशन। इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ये जो भी हमने देखा है ये पूरा डायग्राम जो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही है। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये
इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एच ई कितना दिया था हमें 0.26 गॉस, एंड द डीप एंगल, तो डीप एंगल जो है वो हमें दिया है 60 डिग्री। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एट दिस लोकेशन, तो ये लोकेशन पे अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बीई कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, तो अभी हमने ये वाला फॉर्मूला बी एच ई इज इक्वल टू बी ई कॉस आई, क्योंकि हमारे पास एच ई है, बी ई है और आई की वैल्यू है, सो यही वाला फॉर्मूला फिर से लिखते हैं, एच ई इज इक्वल टू बी ई कॉस आई। सो एच ई की वैल्यू होगी 0.26 गॉस इज इक्वल टू बी ई जो हमें फाइंड करना है, और आई की जगह आएगा 60, तो कॉस 60। सो 0.26 इज इक्वल टू बी ई एंड कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। सो इसको सॉल्व करने से बी ई तुमको मिलेगा 0.52 गॉस। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 5.9। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी नंबर 5.5, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ओके, सो पे अटेंशन, ये थियरी में आपको सीधा जो सेकंड पैराग्राफ है ना, वी हैव सीन दैट अ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन, वहां से स्टार्ट करना है। तो क्या लिखा है उसमें, वी हैव सीन दैट अ सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट इन अ बल्क मटेरियल। हमें पता है कि कोई भी जो एटम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऐसे सर्कुलर मोशन करता रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है, इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलती है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 में देखा था। ठीक है, इन अ बल्क मटेरियल, अगर बहुत बड़ा मटेरियल है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड हो जाएगा। दीज मोमेंट्स ऐड अप वेक्टोरियली एंड कैन गिव अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट विच इज नॉन जीरो। वी डिफाइन दिस नेट मैग्नेटाइजेशन m of a sample to be equal to its net magnetic moment per unit volume। तो यहां पे हम मैग्नेटाइजेशन को डिफाइन करेंगे। देखो, तो याद रखो कि भाई मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। मैग्नेटाइजेशन मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। दिस m net इज व्हाट, m net इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, बुक में बहुत कंसाइज दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है, लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। देखो, पहले ये समझो कि मैग्नेटाइजेशन क्या होता है। मैग्नेटाइजेशन मतलब किसी भी नॉर्मल आयरन पीस को मैग्नेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे कि मेरे पास इतना आयरन पीस है, लोखंड का टुकड़ा, अब मुझे इसको मैग्नेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान लो कि 25% जो पीस है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका मैग्नेटाइजेशन हुआ 25%। ठीक है, और अगर पूरा का पूरा आयरन पीस मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब 100% मैग्नेटाइजेशन हो गया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटाइजेशन हुआ है कि नहीं। तो दो मेथड से पता लग सकता है। एक तो उसकी प्रॉपर्टी से, कोई दूसरा आयरन पीस यहां पे ले आओ तो वो चिपक जाएगा, अगर चिपक गया तो मैग्नेट है, मतलब मैग्नेटाइजेशन हो गया। पर अगर 25% भी मैग्नेट हो गया है तो भी वो चिपकेगा तो सही। तो कैसे पता चला कि 100% ये मैग्नेटाइज हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए थोड़ा फिजिक्स पे जाना पड़ेगा। 100% मैग्नेटाइजेशन हुआ है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर सर्कुलेटिंग इन द सेम डायरेक्शन।
जैसे कि बल्क मॉड्यूल, इन द बल्क मॉड्यूल व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड विदाउट मैग्नेटाइजेशन सपोज ये नॉर्मल आयरन पीस है, 100% नॉर्मल आयरन पीस है, सो इन दैट केस एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मोशन करेगा, एक ऐसे मोशन करेगा, एक ऐसे मोशन करेगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, दैट मीन्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट, बट सम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, सो वी कैन से कि उसकी मैग्नेटिक मोमेंट पॉजिटिव है, सम इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, सो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट नेगेटिव है, दिस आर इन अपसाइड, दिस आर एट द डाउन साइड, सो दैट कुड बी positive magnetic moment, that could be negative magnetic moment. So here when we are adding these magnetic moments, we are not getting any resultant magnetic moment in the case of normal iron piece. अगर हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलती है तो वो मैग्नेट बन गया, ठीक है। सो इफ वी वांट टू कन्वर्ट दिस नॉर्मल आयरन पीस इनटू मैग्नेट, अगर नॉर्मल आयरन पीस को मैग्नेट में कन्वर्ट करना है तो हमें ये सारी मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में ही करनी पड़ेगी, सबकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या करनी पड़ेगी, सेम डायरेक्शन में करनी पड़ेगी, तो ही ये सबका एडिशन मिलेगा और कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगी। यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है कि इफ वी आर गेटिंग नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर वॉल्यूम, दैट मीन्स वी आर हैविंग मैग्नेटाइजेशन, है ना। बट एक्चुअली डिटेल में ये है, सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करते, सो इनका डायरेक्टली अगर वेक्टोरली ऐड करोगे तो नेट नहीं मिलेगी। टेक्स्ट बुक में क्या बोला है कि वेक्टोरली ऐड करने से डायरेक्टली मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता, उसके लिए कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, ये सबको सेम डायरेक्शन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, मीन्स नॉर्मल आयरन पीस को मैग्नेट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। सो रिमेंबर कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट an iron piece into magnet, so you have to place this iron piece in some magnetic field B, ठीक है। ये आयरन पीस को हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड में डालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो उससे क्या होगा कि आयरन पीस को मैग्नेटिक फील्ड में डालने से धीरे धीरे ये सारे सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे और धीरे धीरे ये मैग्नेट बन जाएगा, है ना। ये बाद में आएगा और वो जो बाद वाली थ्योरीज है वो सिलेबस में से निकाल दी है। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटाइजेशन विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल M, उसका फॉर्मूला दिया है m नेट बाय v, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि हियर m इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड उसका यूनिट होगा लेंथ इनवर्स, ठीक है। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है L-1 means A means ampere current and meter length. So this is the dimensional formula and this is the unit of magnetization capital M. अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। बुक में क्या लिखा है देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में, कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मेरे पास एक सोलेनॉइड है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये n है। n क्या है, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सपोज दिस सोलेनॉइड इज कैरिंग अ करंट I एंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड वाज शोन टू गिवन बाय। चलो, अब इसके अंदर करंट पास हो रहा है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही प्रेजेंट। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको हम बोलेंगे B0। फॉर्मूला क्या होगा, B0 इज इक्वल टू म्यू 0 NI, जो कि हमने चैप्टर 4 में देख लिया था। अब हम क्या करेंगे, इफ द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड इज फिल्ड विथ अ मटेरियल विथ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि यहां पे हम एक मटेरियल डाल देते हैं जिसका मैग्नेटाइजेशन नॉन जीरो है, मतलब कुछ मैग्नेटाइजेशन है, मतलब ये थोड़ा बहुत मैग्नेट तो है ही, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी वजह से ये खुद भी एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलेंगे
बी एम, क्या बोलेंगे, बी एम। तो अब ये सोलेनॉइड के अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी जीरो प्लस बी एम, वेर बी जीरो इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड इटसेल्फ एंड बी एम इज द एडिशनल मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं यहां पे ये फॉर्मूला को जरा अच्छे से सॉल्व करता हूं। यहां बुक में आपको क्या बोला है कि भाई जो bm है वो bm m के प्रोपोर्शनल होता है, और ये प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो bm इज इक्वल टू म्यू जीरो m। ये bm का फॉर्मूला कि ये जो bm है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू हमें ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो अब ये फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं कि b इज इक्वल टू बी जीरो की वैल्यू क्या है, म्यू जीरो एन आई, प्लस बी एम की वैल्यू क्या है, म्यू जीरो एन। अब इनमें से मैं म्यू जीरो कॉमन निकाल दूंगा तो एन आई प्लस एम इतना मिलेगा। अब ये जो म्यू जीरो है इसको मैं ले जाऊंगा नीचे, देयरफॉर बी डिवाइड बाय म्यू जीरो क्या हो गया, बी बाय म्यू जीरो इज इक्वल टू एन आई प्लस एम। अब ये m को मैं लेफ्ट में ले जाता हूं तो b बाय म्यू जीरो माइनस m इज इक्वल टू एन आई। ठीक है, अब ये b बाय म्यू जीरो माइनस m इज इक्वल टू एन आई, इसको हम बोल देंगे h, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला। आपकी बुक में ये होगा इक्वेशन 5.15, जिसमें इतना ही दिया है, h इज इक्वल टू बी बाय म्यू जीरो माइनस एम, तो उसी में आपको ऐड करके लिख देना इज इक्वल टू एन आई ऑल्सो लाइक दिस, ऐसे ये लिख देना है, यहाँ पे इज इक्वल टू एन आई भी लिखना है और इसको बॉक्स बनाना है, दिस इज द मोस्ट आईएमपी इक्वेशन। ठीक है, चलो तो अब क्या होगा, नाउ आई नो दैट कि एन आई हमारा हो गया h, एन आई क्या हो गया हमारा h। भाई h क्या है, तो h इज known as a magnetic intensity, h is a magnetic intensity जिसके सारे डायमेंशन m के जैसे ही होते, जो m के हैं वही इसके भी h के भी होंगे। ठीक है, चलो तो अब देखो ये फॉर्मूला को हम यहां पे सॉल्व करते हैं। क्या है, b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। अब एन आई की जगह क्या लिख सकते हैं, h प्लस m हमारा एज इट इज। ठीक है, तो b इज इक्वल टू म्यू जीरो h प्लस m, ये हो गया तुम्हारी बुक का इक्वेशन 5.16। ठीक है, चलो अब बुक में यहां पे दिया है एक और रिलेशन कि भाई फर्दर हमें पता चला कि m जो है वो h के भी प्रोपोर्शन है और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहां पे आता है काय, इसको क्या बोलेंगे, काय। इट इज नॉट अ एक्स, इट इज अ काय। तो m इज इक्वल टू काय h, आईएमपी इक्वेशन, इसको टेक्स्ट में बॉक्स बना लेना। ठीक है, तो अब कैसे हो इसको सॉल्व करेंगे, ये m की वैल्यू डाल देंगे यहां पे, तो क्या होगा देखो, b इज इक्वल टू म्यू जीरो h प्लस m की जगह क्या डाल देंगे, काय h। ठीक है, सो b इज इक्वल टू म्यू जीरो h 1 प्लस काय। ठीक है, अब यहां पे 1 प्लस काय जो है ये वाला टर्म, 1 प्लस काय को बोलेंगे हम म्यू आर, 1 प्लस काय को क्या बोलेंगे, म्यू आर। भाई तो यहां पे काय क्या है, तो देखो काय होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, काय को बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या होता है म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी।
सो इसको भी बॉक्स बना देना। ये हमारा हो गया मोस्ट आईएमपी इक्वेशन। तो टोटल अभी हमारे 3 मोस्ट आईएमपी इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 5.15, इक्वेशन 5.17 और ये 1 प्लस काई इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, चलो ये अभी मैं टेक्स्ट में कहाँ है दिखाता हूँ आपको। अब इसकी जगह पे लिख दो म्यू आर, तो B इज इक्वल टू इसकी जगह पे म्यू आर लिख देंगे, ये म्यू 0 और H। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूला पता है कि भाई म्यू बाय म्यू 0 इज इक्वल टू म्यू आर, आईएमपी इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें से अगर म्यू, ये इक्वेशन बिल्कुल उसके जैसा है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, जो कि चैप्टर नंबर 1 में देखा था, बिल्कुल उसके जैसे फॉर्मूला है। तो इसमें अगर म्यू 0 को यहाँ पे ले जाएंगे तो म्यू आर इंटू म्यू 0 क्या हो जाएगा, म्यू। तो ये म्यू आर इंटू म्यू 0 की जगह डाल देंगे म्यू, तो म्यू बी इज इक्वल टू म्यू एच भी लिख सकते हैं आईएमपी इक्वेशन। तो अब हमारे पास कितने इक्वेशन इंपॉर्टेंट हो गए, 5, 1 2 3, चौथा 5.7 और पांचवा 5.15। ठीक है, चलो तो बुक में आपको कुछ पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक ये सब दिया हुआ होगा, है ना। अब पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का कुछ टेबल दिया है। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक हमारे सिलेबस में से निकल गया है, तो हम इसको देखेंगे नहीं। बुक में लिखा है, बस एक बार उसको पढ़ लेना कि पैरामैग्नेटिक में ऐसा ही होता है, किसी में काय की वैल्यू नेगेटिव होती है, किसी में काय की वैल्यू पॉजिटिव होती है। डायामैग्नेटिक में काय की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है और पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव होती है, बस बुक में यही लिखा है। ठीक है, तो इतने 5 इक्वेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उसी को यूज करके हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हम देख लेते हैं, एग्जांपल 5.10। तो हमारा चैप्टर आज ही कंप्लीट हो जाएगा, इतना ही हमारे सिलेबस में है। चलो 5.10 में क्या लिखा है, अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ अ मटेरियल विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी 400। ठीक है, एक सोलेनॉइड के कोर पार्ट में एक मटेरियल डाला हुआ है और वो मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी दी है म्यू आर, जो कि दिए हुए में 400। द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ आई। सोलेनॉइड में से जो करंट पास हो रहा है वो करंट कितना है, 2 एम्पियर। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट मीटर हमें दिए हुए, एन दिया हुआ है 1000। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है एच। भाई एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो आगे ही हमने इक्वेशन 5.15 बॉक्स बनाया था, उसमें क्लियरली था कि एच क्या होता है, एन आई। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं कि भाई एच इज इक्वल टू एन इंटू आई। सो एच इज इक्वल टू एन हो गया 1000 और आई हो गया 2, तो एच हो गया हमारा 2000। यूनिट मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, एम्पियर पर मीटर। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है, दूसरा हमें फाइंड करना है एम। तो एम फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो सीधा ये वाला फॉर्मूला कि भाई बी बाय म्यू 0 माइनस एम इज इक्वल टू एच। ठीक है, तो इसमें से अगर m को सब्जेक्ट बनाओगे तो m इज इक्वल टू बी बाय म्यू 0 माइनस एच, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, m को यहां पे ले लो, h को यहां पे ले लो। ठीक है, चलो सो m इज इक्वल टू, अब b, तो यहां पे हमें b की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो पहले b फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छा, इसमें थर्ड नंबर में b फाइंड करने के लिए ही हमें बोला है, तो पहले हम b फाइंड कर लेते हैं। अब इसके अंदर मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यही b इज इक्वल टू म्यू एच। पर म्यू क्या होता है, म्यू होता है म्यू आर म्यू 0, तो b होता है म्यू आर म्यू 0 इंटू एच। म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी दी है तुमको 400, ये रही। म्यू 0 होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और h की वैल्यू दे रखी है 2000। ये सब सॉल्व करोगे तो आपको b मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10⁵, सॉरी क्या मिलेगा हमें, 1 टेस्ला। b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 टेस्ला। तो अब हमें b मिल गया 1,
म्यू ज़ीरो की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 माइनस एच, एच हो गया हमारा 2000। इसको सॉल्व करोगे तो m हमें मिलेगा यहाँ पे 8 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा बी एम एच एम और बी। अब लास्ट में क्या फाइंड करना है, द मैग्नेटाइजिंग करंट। तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब देखो अगर ये यहां पे नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट निकाल दोगे तो क्या होगा, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। बट ऑब्जेक्ट निकालने के बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करना है तो हमें एक्स्ट्रा करंट देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा करंट को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट, वो हमें फाइंड करना है। तो अब यहां से अगर ऑब्जेक्ट निकाल दोगे तो अंदर क्या बचेगा, एयर। ठीक है, तो अब वापिस अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो एन आई प्लस आई एम। हमारी बुक में लास्ट में म्यू आर लिखा होगा, म्यू आर को कैंसिल करके उसकी जगह आपको कर देना है म्यू ज़ीरो, यहां पे हो जाएगा म्यू ज़ीरो, प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में। तो B इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एन, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हमें 1000, आई हमें दिया हुआ है 2, आई एम हमें फाइंड करना है। ठीक है, आई एम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया था, मैग्नेटिक फील्ड हमारा आया था 1 टेस्ला, तो यहाँ बी की जगह हम डाल देंगे 1 टेस्ला। तो सारी वैल्यूज दे रखी है, इसके ऊपर से आई एम फाइंड करना है। आई एम की वैल्यू फाइंड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेगी 794 एम्पियर। ठीक है, चलो तो यहां तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। 5.10 जो न्यूमेरिकल है वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, यहां तक आज के लेक्चर में रखते हैं। कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। वन मोर थिंग, देखो एक ही टॉपिक अब लास्ट में है हमारे बुक में, वो है 5.7 पेज नंबर 195 में, परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये टॉपिक एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी है। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे बताना, मैं आपको मुझको अंडरलाइन करके व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो 5.7 जो है पेज नंबर 195 में, वो एक बार पढ़ लेना। और एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में, 5.1 एंड 5.2 दोनों ही न्यूमेरिकल थ्योरी बेस्ड है, जिसके आंसर्स मैं आपको क्लासरूम में भेज दूंगा। ठीक है, उसको पढ़ लेना। ठीक है, कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। So if you are having any doubt, you can ask me in the message section. Thank you very much, my dear students.